So we had started the session with price elasticity of demand. Now to understand price elasticity of demand, we had discussed the fundamentals earlier, discussed in detail. So we said that there is the concept of price elasticity. Now what was price elasticity? Price elasticity was basically what is the change in quantity demanded. ठीक है, और ये price elasticity of demand है. It could be price elasticity of something else as well. So right now we are only talking about price elasticity of demand. So price elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. अगर मैं प्राइस को चेंज करता हूं तो उसकी वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज होती है. And we know there is a negative relationship between them. So first is you can write this as delta Q upon Q upon delta P upon P. ये भी सेम चीज़ है क्योंकि ये बता रहा है कि परसेंटेज चेंज कितना है, ये भी तो परसेंटेज चेंज बता रहा है और ये भी परसेंटेज चेंज बता रहा है, तो वी कैन राइट इट एज दिस एज वेल. इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. आई जस्ट रीअरेंज दिस and mathematically people who are decent with maths, this is also can be written like this. This is nothing but I've replaced it with a differential कि डिमांड कर्व का इन्वर्स डिफरेंशियल अगर कर दूंगा तो भी ये आ जाएगा. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, भूल जाओ कि मैंने कुछ ऐसा बोला था. ठीक है, दिस इज फॉर पीपल हु आर गुड विद कैलकुलस. ठीक है, सो नाउ अब पॉइंट इज कि वी वांट टू सी, सपोज मैं कहता हूं कि मेरा प्राइस जो है 20% से बढ़ा और क्वांटिटी डिमांडेड 40% से कम हो गई, तो व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी. जो नए लोग हैं, मैंने कहा कि मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज से 20% एंड मेरा क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज जो आया है वो आया है 40%. व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी. ये कम हुआ है और वो बढ़ गया. इलास्टिसिटी कितनी हुई? 2 आई. कैसे आई 2? अरे इस वाले फॉर्मूले में जाओगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 40 और ये 20 है तो हो गई प्राइस इलास्टिसिटी 2 हो गई. ठीक है, दैट मीन्स हर रुपया जो मैं बढ़ाऊंगा उसका 2 टाइम्स इम्पैक्ट होगा क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर. ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई. नाउ we are talking about a separate concept. We are talking about something called as midpoint method. Now what does this midpoint method talk about? पहले बात, इसको समझने के लिए you have to understand कि elasticity constant नहीं होती है. ठीक है, कई जगहों पे constant भी होगी, आपको elasticity मिलेगी, but एक linear line पे elasticity constant नहीं होती है. There are constant elasticity functions as well. For example, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समझते हो? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनफैक्ट P इंटू क्यू इज इक्वल टू सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसका मतलब है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट अगर रहेगी तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा. ठीक है, नहीं समझ में आया, भूल जाओ मैंने क्या बोला था. ठीक है, इन केसेस में इलास्टिसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है. अगर आपका डिमांड कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो आपका इलास्टिसिटी कांस्टेंट है. ठीक है, आई कम टू इट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट. इसका मतलब कांस्टेंट होने का मतलब कि मैं अगर 5 रुपए से या 5% से क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो मुझे फिक्स्ड है कि हमेशा उतने ही परसेंटेज से क्वांटिटीज, प्राइस बढ़ाऊंगा तो क्वांटिटीज डिमांडेड जो उतने ही परसेंटेज से गिरेगी. ठीक है, बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट कि अगर मेरा नॉर्मल लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, लीनियर लाइन समझते हो, सीधी लाइन बिल्कुल, अगर मेरी सिंपल लीनियर डिमांड कर्व है तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑल अलोंग दिस डिमांड कर्व कांस्टेंट नहीं रहती. उसका एग्जांपल कैसे देखोगे? मैंने कहा कि मैं एक पॉइंट ए ले रहा हूं. मैंने पॉइंट ए कैसा लिया? माय पॉइंट ए इज सच दैट यहां पर कितना था मेरा? $4 है और 120 आपकी क्वांटिटी. ये चीज समझ में आई कि $4 पे 120 क्वांटिटी मुझे मिल रही है. अब मान लो कि मेरा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया. माई प्राइस हैज इंक्रीज्ड
and it has increased to 6 and my quantity demanded has decreased to 80. Now you know the formula. अब आपको फॉर्मूला पता है, जो नए लोग आए हैं. Can you find out the elasticity? What is the elasticity from moving from point A to point B? सिर्फ नए लोगों के लिए हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस. दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अभी तो तुमने ठीक निकाला था, फिर से कैसे गलत निकाल दिया? क्वेश्चन भी सेम ही है, A to B में. हाँ, 1. रामानुजन मत बनो, सॉल्व करो. दिमाग में मत लगाओ मैथ. अभी लिमिटलेस वाली स्टेज पे नहीं पहुंचे हो. देखिए लिमिटलेस, देखिए. नहीं, मूवी की लिस्ट में ऐड कर दो भाई लिमिटलेस. एंड व्हेन यू आर एडिंग लिमिटलेस यू कैन आल्सो ऐड अनदर मूवी व्हिच इज समवॉट रिलेटेड, लूसी देखिए ना, क्या है, NH समथिंग. वेदर अ कमोडिटी इज सेंसिटिव टू प्राइसेस और नॉट, वी वांट टू चेक दैट. एंड एज अ कॉम्पिटिटर आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड. मैं अपनी क्वांटिटी के अंदर तो इंटरेस्टेड हूं, मैं दूसरे के भी इंटरेस्टेड हूं कि अगर मैं चेंज करूंगा तो मेरे सामने वाला क्या करेगा. उसको हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बताएंगे. पहले तो मुझे अपने बारे में पता होना चाहिए ना. जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं मुझे उसका अपने बारे में पता होना चाहिए. बाकियों के बारे में तो बाद में पता कर लूंगा मैं, बट पहले अपना घर का तो देख लूं. क्वांटिटी कितनी सेंसिटिव है प्राइस से, क्योंकि प्राइस इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, यहां पर प्राइस इंडिपेंडेंट है. मैं देख रहा हूं कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है कितनी सेंसिटिव है प्राइसेस को लेके, कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज हो जाएगी. आया? कुछ मैथ नहीं करना था यार, ये तो सब कुछ है. तुम्हें डेल्टा क्यू क्या होगा, चेंज इन क्यू कितना है, 40 अपॉन 120 भाई. हाँ, अपॉन 120. मैंने ऊपर वाला एग्जाम्पल यही लिया था ना, यही एग्जाम्पल लिया. हाँ, यही एग्जाम्पल लिया था मैंने. हाँ, एंड चेंज इन प्राइस कितना है, 2 अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितना है, 4. तो कैन आई से दिस इज 33. ये 33% अगर परसेंटेज के टर्म्स में निकालो या वैसे ही सॉल्व कर लो यार इसको, तो ये 1/3 है ना, और नीचे क्या है 1/2. बस हो गया. तो इसको अगर सॉल्व करोगे इतना आएगा. आई कुड हैव रिटन इट इन अ डिफरेंट वे. देखो, जिन लोगों ने पहले नहीं समझा था, ठीक है, पहले पिछली बार जब मैंने आपको बताया था तो मैंने क्या बताया था, इट इज, मैंने परसेंटेज मैंने सीधा बता दिया था, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मैंने आपको बता दिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वाज 33% एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाज आई थिंक 50%. ये भी सेम ही तरीका है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस. 33/50 इज नथिंग बट 0.66. समझ में आया? नहीं आया? सबको आया? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो अभी, ठीक है. और ये बिल्कुल बेबी स्टेप्स हैं. तो इसको आप इस तरीके से लिख लो. इसको आप, जो मैंने अलग से लिखा कि 1/3 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 2/3, अगेन इट्स 66% और 0.66. हमेशा यूजुअली पॉइंट्स में लिखते हैं, परसेंटेज में यूजुअली नहीं लिखते हैं. तो यू कैन ऑलवेज राइट इट एज पॉइंट इलास्टिसिटी इज 0.66. ठीक है. सो दिस इज व्हेन यू मूव फ्रॉम A to B. Now the interesting question is कि अगर आप, और ये नए जो लोग आए, अगर मैं B से A जाता हूं तो मुझे इलास्टिसिटी बताओ. आंसर सेम नहीं होगा. इंटरेस्टिंगली आंसर विल नॉट बी द सेम. निकालो, सेम मेथड लगा लो. आप परसेंटेज में मत कन्वर्ट करो उसे, आप सेम मेथड से करो. B to A, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, change in quantity demanded upon quantity demanded and change in price upon price. इस मेथड से करो, आपको इजी रहेगा. 1.8 तो कोई नंबर ही नहीं आना चाहिए ऐसे फिगर्स में. कई बार कैट के एग्जाम्स में, पता है, कैट और सीसैट के एग्जाम्स में यू डोंट नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन. आप नंबर देख के आई बॉल कर सकते हो कि ये नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ सीसैट क्वेश्चंस आर ट्रेन्ड टू बी आई बॉल्ड. You can't keep solving such questions, and that's why I say that अरुण शर्मा सर की किताब पढ़ो. You'll
start to wire very differently in terms of math. Now, हाँ बताओ 1.5 कैसा है? बाकी लोगों का आया नहीं आया? पीछे आया? क्या हुआ, उदासीन क्यों हो? ऐसा ना हो एग्जाम में भी ऐसा देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। अरे बट सॉल्व करो ना, प्रॉब्लम ये है कि क्लास में सॉल्व करना है, दिक्कत मैं घर तक नहीं छोड़ना चाहता। देखो तुम्हें क्वांटिटी पहले क्या हुई थी, पहले तुम 120 से 80 पे आ रहे थे, अब तुम 80 से 120 पे आ रहे हो, तो देयर इज अ डिफरेंस, 40 का डिफरेंस है, बट बेस डिफरेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट, इसी को बेस इफेक्ट बोलते हैं बाय द वे, इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है बेस इफेक्ट। सपोज मैं स्कूल में, सपोज आपका छोटा सिबलिंग है, अगर उसको पिटाई से बचना है, सपोज वो बिल्कुल पढ़ने में बहुत खराब है, उसके नंबर आए से 100 में से 10, घर जाके कुटाई जरूर होनी है, ठीक है। अगला टेस्ट हुआ, उसके आए 100 में से 20, पिटाई फिर भी होनी है, बट कैसे पिटाई से बच सकता है? नहीं, ये बोल के कि मेरे 100% इंप्रूवमेंट है। स्टैटिस्टिकल बेस इंपॉर्टेंट है ना, 100% इंप्रूवमेंट तो जिस बच्चे के 80 नंबर आए थे उसके भी नहीं हो सकते। तो जब आपका बेस छोटा है तो आप इंप्रूव बहुत ज्यादा कर सकते हो, और यही आपको नंबर्स आपको पता होने चाहिए। इंडिया पिछले 2-3 सालों से जो ग्रो कर रहा था वो इसलिए कर रहा था क्योंकि कोविड के बाद इतना नीचे गिर गया था कि उसके बाद से ग्रोथ तो होनी होनी है, ठीक है। जब आप गिर जाओगे तो उसके बाद तो ग्रोथ, जब जैसे नॉर्मलाइज होगी तो ग्रोथ ज्यादा आएगी, उसके बाद आप स्टेबलाइज हो रहे हो आप इकोनॉमी की ग्रोथ, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट। जब भी आप नंबर सिस्टम, जब भी आप परसेंटेज के बारे में बात करते हो तो बेस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मैं 120 से 80 गया तो मैं 40/120 था, बट अब मैं 80 से 120 जा रहा हूं तो मैं 40/80 हूं। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट प्राइसेस, तो प्राइसेस पहले 2 से 4 जा रहे थे, नहीं 4 से 6 जा रहे थे, अब 6 से 4 हो रहा है, तो इट इज 6 to 4, तो इट इज 2/6, एंड दैट इज व्हाई दिस इज 1.5। सो सेम डिमांड कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी 0.66 है और इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1.5 है। तो इलास्टिसिटी ऑल अलोंग अ डिमांड कर्व विल नॉट बी कांस्टेंट। पहला कंसेप्ट तो आपको ये पता होना चाहिए। समझ में आया? पक्का सबको? ये तो क्लास 12th में होता था शायद से, इकोनॉमिक्स में पढ़ा नहीं है? क्या बात कर रहे हो? अब एक्चुअली तुम लोगों का भी वो जेई वाला हाल हो गया है कि 11-12 तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब नंबर, मैं यही रेकमेंड करता हूँ, क्यों पढ़ने की जरूरत है? जब एंट्रेंस देना है तो मैं ये क्यों पढ़ूं? सो वी सॉ दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब कई बार हम क्या कहते हैं, हम ना मिड पॉइंट मेथड निकालते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट, ये जो मैं आपको एक्चुअली दिखा रहा था, एक ग्राफिकल मेथड है, अभी मैं आपको ग्राफिकल मेथड पे वापस लेके आऊंगा। अब मिड पॉइंट मेथड क्या है? अब आप कंफ्यूज हो गए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता हूं तो इलास्टिसिटी आ रही है मेरी 1.66, बी से ए पे आता हूं तो 1.5 हो गई। तो what happens is that we came up with another method which is called as the midpoint method. अब midpoint method क्या है? वो कहता है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा the midpoint method instead divides the change by midpoint of the initial and the final values. For instance, $5 is the midway between 4 to 6, and according to this, the change from 4 to 6 is considered to be 40%. ठीक है। So basically what it has done is, now it has said कि the change in, आपने कहा कि मैं 4 to 6 जा रहा हूं, ठीक है। So 4 to 6 जा रहा हूं, so the change is considered to be as this, कि आपने कहा 6 to 4, 2/5, आपने मिड पॉइंट ले लिया 5। अभी पहले, इससे पहले क्या मिड पॉइंट ले रहे थे आपने? पहले बेस क्या लिया था? ओरिजिनल वैल्यू ले रहे थे ना। पहले आप बेस क्या ले रहे थे? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले आप बेस ले रहे थे, जब आप 4 to 6 जा रहे थे तो आप कह रहे थे 2/4, इस तरीके से ले रहे थे। या फिर अगर आप 6 to 4 जा रहे थे तो आप कह रहे थे 2/6।
अब मैं कह रहा हूं कि मैं मिड पॉइंट लूंगा. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस. सो द मोमेंट दैट यू टेक मिड पॉइंट, व्हाट हैज हैपेंड? आपने कहा दैट द चेंज फ्रॉम 4 to 6 is considered to be 40% rise because 4 to 6 on the base of 5. आपने बेस चेंज कर लिया, ठीक है. एंड इज 40%. नहीं तो आपका कितना आ रहा था पहले? 50%. कैन यू सी कि वो डिफरेंस कम हो गया पहले 50% से 40%? पक्का सबको समझ में आया? 2 अपॉन, पहले मैं कर रहा था 4, अब मैं कर रहा हूं 2 अपॉन 5 बिकॉज 5 इज द मिड पॉइंट बिटवीन 2 and 6 और 4 and 6. नाउ अब सेम चीज क्या है कि अब मैं क्या कह रहा हूं दैट द मिड पॉइंट गिव्स द आंसर, द सेम आंसर रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन. अब मैं चाहे इस तरफ से चला जाऊं कि उस तरफ से चला जाऊं, मेरे पास सेम तरीका आएगा आंसर का, ठीक है. मेरे पास सेम ही तरीका आएगा आंसर का. सो व्हाट आई डू इज, और सेम आपने क्वांटिटी के साथ भी करोगे, ठीक है, क्वांटिटी के साथ भी सेम चीज करोगे. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दैट कैलकुलेशन इन योर माइंड, देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मूला. वो प्रॉपर फॉर्मूला पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं आपको. हमने कहा कि हम 4 to 6 जा रहे हैं और 120 to 80 जा रहे हैं. यही था. दिस वॉज अ मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, 4, 120, 6, 80. यही मूवमेंट था. नाउ इफ आई कैन जस्ट से कि आई एम इंटरेस्टेड इन द चेंज इन क्वांटिटी, द चेंज इन क्वांटिटी इज 40, and if I add these two and divide this by 2, will I get the midpoint? midpoint निकालने का यही मेथड होता है. इन दोनों के बीच में निकालने का midpoint कैसे? एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए तो ऐड करके डिवाइड कर दो उसके नंबर से. तो इफ आई डू Q2 minus Q1 upon Q2 plus Q1 divided by 2, so this turns out to be 2 upon 200 by 2, नहीं सॉरी 40 upon 200 by 2 in our case. ये चीज समझ में आई? Yes. See what I am saying. I am saying the midpoint method is telling us that we will not, there is a discrepancy. See पहले तो प्रॉब्लम समझो कि प्रॉब्लम कंफ्यूजन किस लिए आ रहा है. कंफ्यूजन आ रहा है क्योंकि हमने देखा कि पॉइंट ए से बी पे जा रहा हूं तो मेरी इलास्टिसिटी मुझे दिख रही है 0.66 और बी से ए पे जा रहा हूं तो मुझे इलास्टिसिटी दिख रही है 1.5. ये प्रॉब्लम क्लियर हुई? पक्का? कंसिस्टेंट नहीं है ये प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही. अब कंसिस्टेंसी इलास्टिसिटी के लिए अंदर लाने के लिए इकोनॉमिस्ट ने कहा चलो एक मिड पॉइंट मेथड ले आते हैं. अब मिड पॉइंट मेथड क्या है कि ये जो चेंज आ रहा है उसको आप एवरेज आउट कर लो. आप जो बेस लोगे वो एवरेज लोगे दोनों प्राइसेस के बीच में और दोनों क्वांटिटी के बीच में. दोनों प्राइसेस के बीच के अंदर जो एवरेज है, दोनों प्राइसेस के बीच में जो एवरेज है वो 5 है और दोनों क्वांटिटीज के बीच में जो एवरेज है वो 100 है. अब इसी को अगर मैं मैथमेटिकली पुट करना शुरू कर दूं, इफ आई स्टार्ट पुटिंग दिस मैथमेटिकली, व्हाट विल आई गेट? आई एम सेइंग that my elasticity of demand is nothing but change in quantity था ना. This is what we are trying to say. What is change in quantity? Q new minus Q old. This is the change in quantity. But इसको डिवाइड जब परसेंटेज निकालना होता है, रिमेंबर इट इज ऑलवेज परसेंटेज चेंज. हमारी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन ही परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए 2 नंबर चाहिए, एक न्यूमरेटर चाहिए, एक डिनोमिनेटर चाहिए. और न्यूमरेटर के अंदर भी परसेंटेज है और डिनोमिनेटर के अंदर भी परसेंटेज है. तो देयर आर 4 सेट ऑफ नंबर्स दैट वी रिक्वायर. इट हैज टू बी इलास्टिसिटी इज ऑलवेज a अपॉन b अपॉन c अपॉन d. इस तरीके से नंबर्स होंगे अगर आप नंबर फॉर्म में लोगे, तभी ये परसेंटेज न्यूमरेटर में भी है, परसेंटेज डिनोमिनेटर में भी है. तो अब न्यूमरेटर की एक टर्म तो ये आ गई, बट इसका बेस क्या है? बेस है, हमने कहा कि Q न्यू प्लस Q ओल्ड plus Q old divided by 2 and नीचे price new price minus price old upon price new
plus price old divided by 2. Now calculate in the method that we have had, जो numbers हमारे पास हैं, चाहे आप A से B पे जाओ या B से A पे जाओ, आपकी elasticity सेम आएगी. Try to calculate it. Try to see it. देखो सही. 5 आ रही है. अब A से B पे जाओ या B से A पे जाओ, नंबर्स पुट करके देखो, आपकी इलास्टिसिटी सेम आएगी. चेक इट. कंफ्यूजन कम करने के लिए एक्चुअली, बट यूज ही नहीं करेंगे, बस एक मेथड है तो बता रहा हूँ. बाय द वे हम इस तरीके से इलास्टिसिटी कभी नहीं निकालते हैं, तो देखना और भूल जाना. नहीं, हम कभी नहीं यूज करते, पहले वाली यूज होती है. ये सिर्फ एक मेथड है निकालने का. दिस इज जस्ट अ मेथड. अच्छा, मंडे वी विल नॉट हैव अ क्लास. There is a, you can just check if the invite is still open. There is an open AI का summit हो रहा है in Leela. So if the invite is still open, you can still try it out. Leela, the Leela hotel, and they are giving free subscription also. क्या ले लिया था? ले लिया. अब वो भी आ गया, Go भी आ गया by the way. Are you aware of it? तो यू कैन चेंज इट नाउ. 2000 रुपये महीना, 2000 रुपये दे रहे हो. तो देखो, अमीर हो तो कोई फर्क क्या पड़ता है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डाउनग्रेड योर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम यू माइट बी ऑन प्लस. ठीक है, फ्रॉम प्लस टू गो. प्रो नहीं, प्रो $200 है पर मंथ. अगर प्रो यूज कर रहे हो तो मुझे भी आईडी दे दो. तो प्लस इज 400 रुपीज अ मंथ. Oh sorry, Go is 400 rupees a month. खैर, now समझ में आ गया सबको? पक्का? All right. So this is price elasticity. Now there are variety of demand curves. ठीक है? There are variety of demand curves. By the way, there is another method of calculating elasticity. It is called as lower section upon upper section. ठीक है, वो उसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं कि अगर ये पॉइंट है तो इसके नीचे वाला लाइन अपॉन इसके ऊपर वाला लाइन B. A अपॉन B इज ऑल्सो द इलास्टिसिटी. ये मेथड नहीं दे रखा, बताता हूँ, नहीं दे रखा. A अपॉन B इज ऑल्सो इलास्टिसिटी. ठीक है. कैन यू टेल मी द लिमिट्स ऑफ इलास्टिसिटी देन? If I am saying, try to understand this. This is not in the readings, guys. There is a graphical method of finding elasticity. This graphical method says elasticity of demand. Suppose this is point A, this is point say C. इसको मैंने C बोल दिया. Is the length of this section A upon the length of this section B. So elasticity of demand will be A upon B. Lower segment of demand curve upon upper segment. ये चीज समझ में आई? Can you now, based on this, can you now tell me what will be the limits of the elasticity? I am asking, based on this formula, based on this graphical method, what will be the limits of elasticity? कहां तक जा सकती है elasticity? ये लोअर सेक्शन है और ये अपर सेगमेंट है, तो कोई ना कोई लिमिट सेट हो सकती है. इस पे एक लिमिट सेट होगी. सोचो अब क्या लिमिट सेट हो सकती है. ध्यान दो, अगर इस पॉइंट को मैं नीचे ले जाना शुरू कर दूं तो मैं कहां तक ले जा सकता हूं, और इस पॉइंट को मैं ऊपर ले जाना शुरू कर दूं तो कितना ले जा सकता हूं, और उस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगी? 1 नहीं. अगर मैं ये वाला पॉइंट बोलूं तो ए सेगमेंट कितना है? 0 है. इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं. मैं एक्सिस पे पहुंच गया हूं ना. A is 0 and B is everything. Elasticity of demand at this point is, now think about this point. What will be the elasticity of demand? This will be infinity. So these are the limits जो हम बात कर रहे हैं कि एक लीनियर डिमांड कर्व की लिमिट्स क्या हो सकती है. अभी बात कर रहे हैं. यू वांट अ ब्रेक या फिर अभी करो? चलो ठीक है, तो I'll finish till this and then I'll कोई बात 2 मिनट में सिर्फ एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. अब पॉइंट इज देयर आर गोइंग टू बी
थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ इलास्टिसिटीज दैट आई एम गोइंग टू शो यू. एक मैं आपको इलास्टिसिटी दिखाऊंगा कि परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक. इलास्टिसिटी क्या कह रही थी? इलास्टिसिटी कह रही है कि अगर मैं प्राइस चेंज करूंगा तो क्वांटिटी डिमांड चेंज होनी चाहिए. बट अगर मैं परफेक्टली इनइलास्टिक, अगर मैं कह दूं कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ही नहीं हो रही, दैट मीन्स मैं बिल्कुल अड़ियल हूं. प्राइस आप कुछ भी कर दो, मैं क्वांटिटी डिमांडेड में जहां पर था वहीं पे ही हूं. तो इलास्टिसिटी कितनी हो गई इस केस में? जीरो. क्यों? न्यूमरेटर तो जीरो ही चल रहा है ना, चेंज इन क्वांटिटी तो जीरो ही चल रही है. आप प्राइसेस में कुछ भी चेंज कर दो, देयर इज नो इंपैक्ट ऑन दैट. सो दिस परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व के केस के अंदर, ऐसे स्ट्रेट डिमांड कर्व के केस के अंदर, वी हैव जीरो इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो फॉर अ वर्टिकल डिमांड कर्व. समझ में आया कि नो मैटर व्हाट आई डू, nothing is going to happen. कैंसर ड्रग्स, वर्टिकल ऑलमोस्ट इलास्टिसिटी. इंसुलिन जिसको लेनी है, प्राइस बढ़ाते रहो. ठीक है. फ्यूल, पेट्रोल, बढ़ाते रहो प्राइस, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. सो लॉन्ग रन, वही हम बात करते हैं ना कि शॉर्ट रन के अंदर तो अगर मैं गाड़ी खरीद चुका हूं तो क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरी पेट्रोल की गाड़ी है, पेट्रोल महंगा, मैं ये थोड़ा ना कहूंगा कि गाड़ी खड़ी कर दूं. ठीक है. बट लॉन्ग रन में आई कैन फाइंड ऑल्टरनेटिव्स टूवर्ड्स. अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी तो आपको देखने को मिल रहे हैं ना कि वारंटी वॉइड होनी शुरू हो रही है उसकी वजह से. ठीक है. सो बट अगेन दैट्स अ डिबेटेबल इशू. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू. and surprisingly I saw that the DYC had basically banned all these diesel and diesel vehicles, and apparently has bought a diesel Mercedes recently. So like how ironic of him. Khair, so this is called perfectly inelastic. Now can you tell me an example of perfectly elastic? दिमाग के थोड़े घोड़े दौड़ाओ. परफेक्टली इलास्टिक, स्पेशली नॉन इकोनॉमिक्स वाले. इकोनॉमिक्स वालों ने तो पढ़ा होगा. ऐसा हॉरिजॉन्टल परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर. आपने अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया क्वांटिटी तो मैसिव अमाउंट, इनफाइनाइट अमाउंट आपकी क्वांटिटी चेंज होगी. ठीक है. सो इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. नाउ वी विल टॉक अबाउट अब ये तो हो गए परफेक्ट, इसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक. दिस इज परफेक्ट इनइलास्टिक. नाउ वी विल सी आफ्टर द ब्रेक कि इनइलास्टिक क्या होता है और इलास्टिक क्या होता है, बिकॉज देयर इज समथिंग गोइंग टू बी यूनिटरी. यूनिटरी का मतलब इलास्टिसिटी 1 है. 1 से ज्यादा है तो हम उसको इलास्टिक डिमांड कर्व कहेंगे, और 1 से कम है तो हम उसको इनइलास्टिक डिमांड कर्व कहेंगे. दैट इज हाउ वी फॉर्म द डिवाइडिंग लाइन. ठीक है. चलो, you can take a break for 2-3 minutes and then we'll start. Has to do with the revenues as well. तो आप अगर क्वांटिटी चेंज कर रहे हो या प्राइस चेंज कर रहे हो, उसकी वजह से क्वांटिटी चेंज हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी में. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट कि इफ यू चेंज द प्राइस द क्वांटिटी विल चेंज. एंड डोंट यू थिंक इफ प्राइस एंड क्वांटिटी आर चेंजिंग द रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज. व्हाट इज रेवेन्यू? व्हाट इज टोटल रेवेन्यू फॉर अ कंपनी? टोटल पैसा एक कंपनी कितना बनाती है? कैसे? सपोज एक दुकान पे बैठे हो तो उस दुकान पे किस किस का बिजनेस है? फैमिली बिजनेस. बहुत लोग हैं फैमिली बिजनेस वाले. नहीं, मैं रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं बात कर रहा. व्हाट इज रेवेन्यू? अरे सिंपल है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो अगर मुझे अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, मैं आइडियली अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है, what is the benchmark that you want to achieve in next 10 years? पर महीने कितने पैसे आने चाहिए कि मुझे I have arrived? कुछ तो सोचा होगा. नहीं सोचते ही नहीं हो इस बारे में. 4 करोड़. सिंघवी तो उससे ज्यादा कमाता है. आई थिंक इनकी बिलिंग, रोदगी की और सिब्बल की, इन सब की बिलिंग अराउंड होना चाहिए, अराउंड 200 करोड़ के अराउंड, 250 करोड़ के अराउंड होना चाहिए. मैंने आज से कुछ साल पहले देखा था कपिल सिब्बल का वाज अराउंड 150 करोड़.
तो आई थिंक इट शुड बी अराउंड 300 crores 350, मतलब रोज का 1 crore रुपए घर पे लेके जाता है। एंड ये कपिल सिब्बल है, 2 बेटे भी हैं, ठीक है, कपिल सिब्बल के 2 बेटे हैं एंड एक छोटा वाला तो आई थिंक सिब्बल से बेटर बोलता, ठीक है। तो सिद्धार्थ सिब्बल, चेक करना उसका, स्पीक्स रियली वेल। फैमिली बिजनेस इज फैमिली बिजनेस। अब चंद्रचूड़ साहब की फैमिली बिजनेस चल रहा है तो चल रहा है, उनका चलेगा। अब अभिनव की दुकान शुरू हो गई है तो अच्छी चलेगी। तो अब पॉइंट इज कि व्हेन अब आपको टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, तो टोटल रेवेन्यू कैसे बना सकते हो? एज अ लॉयर अगर आपको मैं बोलूं कि यू वांट टू मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू, मुझे 5 लाख रुपए, लेट्स टेक अ रीजनेबल फिगर, कि अगले पास आउट होने के बाद नेक्स्ट 5 years में इफ यू कैन हिट 5 to 7 lakhs पर मंथ, इट्स अ डिसेंट फिगर in a place like Delhi. तो how will you maximize it? क्या क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करोगे कि प्राइस पे फोकस करोगे? अगर क्वांटिटी पे अगर फोकस करोगे, मान लो आपने कहा कि मैं 10,000 रुपए में केस लड़ूंगा, तभी तो क्वांटिटी में आएगा। 10,000 रुपए में केस लड़ने के लिए कितने केसेस लेने पड़ेंगे कि आपको 5 लाख रुपए मिले महीने में? दैट मीन्स आपके पास हर महीने 50 केस आएंगे, तभी तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। और ये जो 50 केस है ये हर महीने ऐड हो रहे हैं, तो साल के, और 1 साल में तो कोई केस नहीं सॉल्व हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो 1 साल के अंदर अब आप कह रहे हो कि मैं 600 डॉकेट संभाल रहा हूं, मैं 600 केसेस संभाल रहा हूँ, 600 फाइल है। तो यू नीड टू ऑल्सो, व्हेन यू आर थिंकिंग एज अ लॉयर, यू नीड टू थिंक कि मुझे कितने केस कितने रुपए में करने हैं। यू कैन नॉट थिंक ऑफ 10,000 रुपीज में 50 केसेस। इंस्टेड आप अपनी फीस 50,000 रुपए रखो मिनिमम। अब आप कर सकते हो कि महीने में 10 केस आना कोई 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 बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, अगर इफ यू आर प्लेस्ड वेल, इफ यू आर प्लेस्ड वेल, इफ यू आर इन अ गुड लोकेलिटी वेयर वी आर सिटिंग, 50,000 रुपए का केस आपको आराम से, आपको 10 केसेस मिल जाएंगे, लाइजनिंग हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा। सो योर एम इज रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन यूजुअली। तो आप अपना पैसा, तो आपने भी क्या करा, यू हैड अ ट्रेड ऑफ, यू वांट मासेस और यू वांट जस्ट दिस फ्यू केसेस, एंड द बिगर दैट यू बिकम, व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन? योर प्राइस शुड गो अप, योर प्राइस शुड गो अप टू द लिमिट्स ऑफ से अ कपिल सिब्बल और अ सिंघवी, कि यार 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए हेयरिंग, कि मैं एक हेयरिंग के इतने पैसे लूँ। अब क्वांटिटी देने वाले बहुत कम लोग हैं, बट इंडिया में अभी भी बहुत लोग हैं जो इतनी क्वांटिटी भी, ये भी आपको अमाउंट देंगे, ठीक है। सो दिस इज अगेन इकोनॉमिक्स। इसीलिए इलास्टिसिटी और ये सारी चीजें, आपको अपनी रेवेन्यू कैसे करना है, कैसे, दिस इज बेसिक फंडामेंटल थिंग्स दैट यू नीड टू हैव। अब लेट्स टेक द एग्जांपल जो मैं आपको अभी बता रहा था कि ओपन एआई ने क्या किया। नाउ एज आई वाज टेलिंग यू, आई एम यूजिंग ओपन एआई राइट नाउ, आई एम यूजिंग प्लस मॉडल, जिसके लिए मैं 280-300 रुपीज देता हूँ पर मंथ प्लस मॉडल में। क्यों? क्योंकि आई शेयर इट विद द नंबर ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करके सेम आईडी, कॉमन एक आईडी पे बना हुआ है। नाउ ऐसा तो है नहीं कि इस कंपनी को पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है, कि इतने सारे डिवाइसेस पे कॉन्टिन्यूसली लॉग्ड इन है एक ही आईडी, तो उनको भी पता है। बट टू काउंटर दैट दे सेड लेट्स ब्रिंग द कॉस्ट डाउन टू 400 रुपीज। अगर हम प्राइस कम कर देंगे तो क्वांटिटी इतनी ज्यादा मेरे पास आ जाएगी कि मैं अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करूंगा। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट this particular step itself will generate $1 billion a year for OpenAI from India. It's going to be India is going to be the largest market for OpenAI now. So this is what matters, कि आप मास पे खेलना चाहते हो, अगर आप स्केलेबल हो, ध्यान से सुनना ये चीज, अगर आप स्केलेबल प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप मास में खेलना चाहोगे। इफ ह्यूमंस आर नॉट इन्वॉल्व, आपने ऑटोमेट कर दिया कि मैंने अपनी फाइल, जैसे इस फ्लोर पे आपको एक स्टार्टअप मिलेगा, लेफ्ट राइट इस साइड पे देखते रहना, एक स्टार्टअप है विच इज लीगल स्टार्टअप इन द फील्ड ऑफ एआई, हाँ शायद से, आई थिंक दिस इज तो एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बाय द वे, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। मैंने आपको Na10 बताया था, याद है? आई टोल्ड, किसी ने एक्सप्लोर किया है Na10? यही चीजें तो है एक्सप्लोर।
पढ़ तो कहीं भी लोगे, NA10 एक बार जाके एक्सप्लोर करो. I am giving you a task. If you complete that task, you are going to get full marks irrespective of what happens. If you do that task, no question asked full marks. वो included है. No question asked. Task is you have to see NA10 and you have to build an NA10 automation where you upload a particular file in a Google Drive and it automatically sends a WhatsApp message to you with respect to the details of the entire file in simple English, no jargons. How about some classy? It is not difficult. I am telling you, it is not difficult. If you run it, I will fund your startup. I don't have the bandwidth right now of time. So वेरी इजी. आई एम श्योर ये जो कर रहे हैं लोग, ये भी यही कर रहे होंगे, ऑटोमेशन कर रहे होंगे. ठीक है. एंड इट इज यू पुट वन डे इनटू इट, वन फुल डे इनटू इट, एंड यू विल बी एबल टू रन इट. नाउ सो जस्ट सर्च इट अराउंड इफ यू कैन एग्जीक्यूट इट. नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या देखना है. हमें देखना है कि मेरा रेवेन्यू मैक्सिमाइज होना चाहिए. एवरीवन इज कंसर्न्ड विद रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा. ठीक है, हर कोई रेवेन्यू मैक्सिमाइजर है. अब रेवेन्यू मैक्सिमाइज कैसे होगा विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका स्केलेबल प्रोडक्ट है, स्केलेबल प्रोडक्ट तब होगा जब उसकी एडिशनल कॉस्ट नहीं होगी. मैंने एक बार एक रिकॉर्डिंग कर दी लेक्चर की, फॉर एग्जाम्पल मेरे यूट्यूब के लेक्चर, मेरे मैक्रो के और इकोनोमेट्रिक्स के लेक्चर्स आर देयर ऑन यूट्यूब. इसके लेक्चर्स बहुत कम है. तो उसमें क्या है कि मैंने कोविड के टाइम पे रिकॉर्ड किया था कोई लेक्चर ऑनलाइन क्लास में, बट वो आज भी मुझे साल में 15-20 हज़ार रुपये देके जाता है, आज भी, बिना बात, जो उस टाइम पे रिकॉर्ड किया था. क्यों? क्योंकि एग्जाम आता है, बच्चे देखते हैं, ऐड आता है, मैंने मोनेटाइज किया हुआ है, ऐड आता है तो ऐड का रेवेन्यू मेरे पास आता है उसका. इट्स अ स्केलेबल मॉडल. आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, आई विल पुट इट ऑन माई यूट्यूब. I don't have to do anything after this. When your exam comes, you will have to watch it. There is no other option. So this is a scalable. This is called scale. But अगर कोई चीज personalized है, which is taking your attention, it is not scalable. You have 24 hours, of which you have only 8 hours as productive hours. तो you need to now allocate कि अच्छा मैं कैसे इसको productive बनाना चाहता हूँ, किस चीज में should I put my mind to. तो ये सेम कंसेप्ट यहां पर भी आएगा कि आपकी चीज इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है. अब वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व्स क्या है? इकोनॉमिस्ट यूज इलास्टिसिटी टू क्लासिफाई डिमांड कर्व कि ये इलास्टिक है प्रोडक्ट, ये इनइलास्टिक प्रोडक्ट है. फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू कई मार्केट्स इनइलास्टिक है. बच्चों की जो मार्केट है टॉयज की, इनइलास्टिक है क्योंकि देयर इज एन इमोशन अटैच्ड टू इट. You don't tend to see the price before buying. Usually, you don't tend to see the price of a commodity before buying. तो इसीलिए वो मार्केट के अंदर रेवेन्यू कमाना आसान है. एज कंपेयर टू से कपड़ों की मार्केट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है. मैं 50 बार कंपेयर करके, या बैग्स 50 बार कंपेयर करके मैं चीज़ खरीदूंगा. सो यू नीड टू नो विच मार्केट आर यू इन. So when quantity moves proportionately less than the price, the elasticity is less than 1. तो जब elasticity of demand less than 1 हो, इसका मतलब क्या हुआ कि percentage change in quantity demanded, हमारा क्या था, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. अगर मैं कह रहा हूं ये less than 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा हुआ है और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम हुआ है. ये समझ में आया? इस टर्म को अगर मैं यहां ले जाऊं तो यही होगा ना. ये तो इनइक्वालिटी समझ रहे हो कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा हुआ है बट क्वांटिटी ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, और इसी को हम इनइलास्टिक बोलते थे. सो इफ ईडी इज लेस देन 1, वी कॉल दीज आइटम्स एज इनइलास्टिक डिमांड कर्व्स या इनइलास्टिक आइटम्स.
If this is greater than 1, we call these items as elastic items. And if it is equal to 1, we call this as unit elasticity. We call them as unit elasticity. अब अगर आपको मैं यूनिट इलास्टिसिटी दिखाऊं तो यूनिट इलास्टिसिटी जो है वो इस तरीके से दिखेगी. देखो मैंने आपको बताया था एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. मैथ्स में इस तरीके के कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं. इसको क्यों बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये समझो. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ये तो समझते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x इंटू वाई इज ऑलवेज द सेम. x इंटू वाई जब मैं करूंगा तो वो हमेशा सेम आएगा. तो जितना चेंज यहां होगा उतना चेंज यहां होगा. तो हमेशा आपकी इलास्टिसिटी जो होगी 1 आएगी हमेशा. अगर आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस को 50% करोगे तो क्वांटिटी 50% से गिर जाएगी. क्योंकि यहां पर द कंसेप्ट इज, जो मैं आपको पहले बताता, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज कांस्टेंट. जो आपने क्वांट के केस में अपने क्लैट में किया होगा, करा था ये, कि अगर मैं किसी चीज को, या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में करा होगा. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में वो याद है आपको कि अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूं तो कितना टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहता है. याद है फॉर्मूला क्या था? क्या क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो सकता ना. डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा. तो स्पीड इनटू टाइम, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा. एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है, दिस इज फॉर योर फ्यूचर. जब ऐसे कभी क्वेश्चन देखोगे, देयर इज अ ट्रिक टू दिस. आई एम नॉट श्योर इफ इट हैज बीन टॉट टू यू इन दैट पर्टिकुलर वे. These questions are not to be solved at all. ये क्वेश्चन देखते के साथ ही आंसर आना चाहिए आपका. कैसे? अगर आप किसी चीज को, पहले बात तो इन चीजों में हमेशा बेस हमेशा 100 लेना चाहिए. पहले अगर सेंस समझना चाहते हो, इन चीजों में बेस हमेशा 100 लेना चाहिए. सपोज मैं कहता हूं कि मैंने किसी चीज की प्राइस जो है कम कर दी बाय 20%. अब मैं कितने से क्वांटिटी बढ़ाऊंगा कि मेरा एक्सपेंडिचर सेम ही रहेगा? क्वेश्चन समझना. मैंने कहा कि मैंने किसी चीज की प्राइस अपना कम करा, मैंने प्राइस गिराया, तो मुझे क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा. इजंट दिस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी यही है? मैं आगे जाके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी इसको ले जाऊंगा. तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने 20% से अपना ये प्राइस जो है वो कम कर दिया, तो 20% से कम कर दिया, तो आई कैन से कि दिस इज 1/5. अब पॉइंट इज कि कितने से क्वांटिटी बढ़ेगी कि आपका एक्सपेंडिचर सेम होगा. सो इफ योर दिस थिंग इज 1/5, योर क्वांटिटी इंक्रीज शुड बी 1/4. अब दिखाता हूं कैसे. किसी चीज को अगर 100 पे थी, 100 से अगर उसको 80 पे लेके जाओगे तो आपने कितना गिराया? 20% गिराया. कैन आई से 20% इज 1/5? यहां तक समझ में आया? 80 से वापस 100 पे लेके आना है मुझे, तो कैन आई से कि मेरा P इंटू क्यू वॉज पहले 100. मैंने इस चीज को गिरा दिया, बट मेरा ये तो 100 ही रहना चाहिए. अब मुझे 80 से वापस 100 आना है, तो मुझे कितना चाहिए? 20/80 बढ़ाना पड़ेगा. समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझो. 20 बढ़ाना पड़ेगा. ऑन व्हाट बेस? 80 का बेस. तो मुझे 1/4 से इसको बढ़ाना पड़ेगा. इट विल ऑलवेज वर्क फॉर एनी फिगर. अगर मैं ये 1/8 से इसको कम करता तो 1/7 से मुझे इसको बढ़ाना पड़ता. इट विल ऑलवेज बी n-1. चेक फॉर एनी नंबर.
एंड दैट इज वाई आप जितने भी क्वांट के पेपर्स देखोगे उनके अंदर जो परसेंटेज चेंज आ रहा होगा, या तो वो 50% हो रहा होगा चेंज करने के बाद, या वे बोल रहे होंगे कि वो 33% से चेंज हुआ, या बोल रहे होंगे कि वो से 25% से, या बोल रहे होंगे कि 12.5% से, यही नंबर्स होंगे. कैन यू टेल मी कि यही नंबर्स क्यों यूज होते हैं एग्जाम में? क्योंकि ये सारे फ्रैक्शंस हैं. They are not checking कि whether you know this number or not. They are trying to check कि can you solve this, that this is 1/2, this is 1/3, this is 1/4, this is actually 20% होना चाहिए, this is 1/6 is 16.66 and then 1/8 is 12.5. तो अगर 1/8 से आपकी चीज दे रही है तो 1/7 से बढ़नी चाहिए थी, तब जाके वो सेम हो जाएगी. सो इट इज ऑलवेज लाइक दैट. तो ट्राई एक बार घर जाके एक बार इसको सॉल्व करना. थिंक ऑफ अ एग्जांपल कि रेयर है कि कोई इंडस्ट्री के अंदर ऐसा हो कि उतने से ही गिरेगा. इट विल बी अ मैटर ऑफ फ्लूक रादर देन अ मैटर कि वो इंडस्ट्री ऐसी. ये कैसे हो सकता है? इनवर्स रिलेशनशिप है ही नहीं फिर तो इनके बीच में. कांस्टेंट कैसे है? कोई चीज कांस्टेंट तो तभी होगी ना, दो चीजों का कांस्टेंट प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा तो कम ही होगा. आप क्वांटिटी बढ़ा दो, प्राइस कम होना पड़ेगा. तो यू वर्क इट एनी विच वेज. ठीक है. सो बट 100 का एग्जाम्पल लेके चलना हमेशा. हमेशा 100 का एग्जाम्पल लो कि अगर कोई चीज 100 से 120 हुई है तो वो 20% से बढ़ी है, 1/5 से बढ़ी है. अब 120 से 200 पे आना है उसे, तो उसके 20/120 से उसको कम होना. तो इस केस में 1/6 से उसको कम होना पड़ेगा. तो यू नीड टू से कि आप बढ़ रहे हो कि पहले बढ़ रहे हो कि पहले घट रहे हो. ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा. बट 100 से लॉजिक लगाओगे तो बड़े अच्छे से लॉजिक समझ में आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग. समझ में आया? किसी को समझ में आया ये चीज? लॉजिक इसी तरीके से समझाया गया था क्लैट में. IIT कहाँ पहुंच गए? तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो इफ यू सी, देखो यहां पर केसेस देखो, इनइलास्टिक डिमांड करो. अब देखते के साथ ही पता करो 4 to 5 क्वांटिटी प्राइस बढ़ रहा है. 4 to अगर 5 हो रहा है तो कितना प्राइस में आपका इंक्रीज हुआ. ठीक है. एंड आपकी क्वांटिटी जो डिक्रीज हुई है वो, इसने 22% क्यों लिखा है भाई? इधर ही गलती कर दी इसने. 20% है. 4 to 5 में इंक्रीज कितना हुआ? 20% ही तो हुआ. 1/4, 1/4 क्या हो गया? हुआ 25%. सॉरी 25%. 25% का इंक्रीज हुआ. और जब डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ? 10 तो 10 क्या लिख रहा है? 10% का होना चाहिए. क्या लिखा है इसमें? खैर, सो यहाँ भी पता नहीं क्या लिखा है. तो इफ द प्राइसेस आर चेंजिंग, सो ऑल यू नीड टू सी कि आपका प्राइस चेंज और क्वांटिटी चेंज कितना है. अगर आपका प्राइस चेंज ज्यादा है क्वांटिटी चेंज से तो इनइलास्टिक है. अगर आपका प्राइस चेंज कम है क्वांटिटी चेंज से तो इलास्टिक है. कंसेप्ट समझ में आ गया? पक्का इलास्टिक इनइलास्टिक. Now comes the question of total revenue. How does the total revenue change in case of elastic and inelastic goods? So total revenue क्या होता है? Total revenue होता है आपका price into quantity. It is price into quantity is your total revenue. Now if you want to maximize the price into quantity, you need to know that whether my demand curve is elastic or inelastic. अगर आप सोचो कि आपका डिमांड कर्व इनइलास्टिक है तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा कि कम होगा? सोच के देखना. मैं कह रहा हूं माय डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक. If I increase the price, what will happen to my total revenue? Quantity उतनी नहीं, कम से डिक्रीज हुई. प्राइस मैंने बढ़ा दिया अपना, बट मेरी क्वांटिटी गिरी नहीं, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी तो अभी भी ज्यादा हो गया. तो इनइलास्टिक डिमांड कर्व्स के अंदर अगर इफ यू इंक्रीज द प्राइस, योर टोटल रेवेन्यू इज गोइंग टू इंक्रीज. सो एक कंसेप्ट लिखते हैं कि change in total revenue upon change in price is going to be greater than 0.
in case of inelastic demand curve, there is actually a proper mathematical proof to it कि you can because total revenue is nothing but price into quantity. Math किस किस की ठीक है? Total revenue is price into quantity. Can you run a partial differential with respect to P? चलो कोई बात नहीं. Try to see this. देखो मैं आपको नॉन मैथ तरीके से बताता हूं. अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा प्राइस चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्वांटिटी चेंज होगी, और क्वांटिटी कितनी चेंज होगी वो बहुत मैटर करता है मेरे लिए. सो आई वांट टू सी द चेंज इन टोटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस. सो छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा. डिफरेंशियल आई डोंट वांट टू स्केयर यू राइट नाउ. मे बी in the end I can just give you how it is. And then take the opposite case. Opposite case क्या है कि अगर आपका डिमांड कर्व जो है वो इलास्टिक हो जाए तो क्या होगा? अगर आपने प्राइस इंक्रीज किया ज्यादा, हो सकता है कि आपकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा गिर जाए कि आपका रेवेन्यू ही गिर जाए तो ओवरऑल. That could be possible. So if when the demand curve is inelastic, the price and total revenue work in the same direction. That means change in total revenue upon change in price is positive when ED is less than 1, greater than 0. When demand curve is elastic, when demand curve is elastic, when ED is greater than 1, then what will happen? Then price and total revenue will run in opposite direction. Change in total revenue upon change in price will be negative. मैंने प्राइस बढ़ाया, रेवेन्यू मेरा कम हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर पेप्सी प्राइस बढ़ाएगा तो उसका टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा क्योंकि क्वांटिटी मैसिवली फॉल करेगी. सो दिस इज दिस. एंड इलास्टिक डिमांड कर्व के लिए चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 0, क्योंकि जितने से प्राइस बढ़ रहा है उतने से ही क्वांटिटी कम हो जाती है. कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ने वाला उस केस के अंदर, तो इट इज कांस्टेंट. सो इन केसेस ऑफ डायग्राम, अब ये क्या है, ये एग्जांपल आपको डायग्राम से समझा दिया है. देखो इनिशियल आप थे, ये आपने आप कहाँ थे, ये थे. अब आपने क्या किया, अब आपने प्राइस बढ़ाया, इनइलास्टिक डिमांड कर्व थी, और देखो जितनी ज्यादा स्लोप जितना ज्यादा होगा उतना इनइलास्टिक होगा. दिस ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड. जितना ज्यादा स्टीप स्लोप होगा उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी. ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड उतने से चेंज नहीं हो रही है. और जितना ज्यादा फ्लैटर लाइन होगी उतनी ज्यादा इलास्टिक होगी आपकी डिमांड कर्व. इज दिस पॉइंट क्लियर? स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर मेरी इनइलास्टिक डिमांड कर्व है, मैंने प्राइस बढ़ाया, देखो क्वांटिटी कितने कम से इंक्रीज हुई, तो ओवरऑल रेवेन्यू इफ यू सी, तो ओवरऑल रेवेन्यू तो इतना हो गया, उसमें से ये वाला ब्लू वाला पोर्शन माइनस कर लोगे तब भी तो कुछ बचेगा. योर ए रीजन इज ग्रेटर देन योर बी रीजन. कैन यू सी दिस? इफ योर ए रीजन इज ग्रेटर देन योर बी रीजन, कैन यू अंडरस्टैंड कि इट इज गोइंग टू इंक्रीज माई रेवेन्यू. प्राइस की वजह से इतना बड़ा फायदा हुआ और क्वांटिटी कम होने की वजह से इतना नुकसान हुआ. नाउ इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड कर्व्स, योर ए रीजन इज लेस देन योर बी. कि प्राइस इंक्रीज करने से जो मुझे फायदा हुआ वो तो नेट इतना हुआ, और क्वांटिटी जो मेरी कम हो गई वो मेरी हो गई इतनी कम. सो क्वांटिटी कम होने की वजह से, सो दिस इज दिस पर्टिकुलर केस. And finally, elasticity along a demand curve, as I was telling you, अगर मिड पॉइंट लोगे तो उसके नीचे वाले सारे के सारे पॉइंट्स, कैन आई से दीज आर इनइलास्टिक पोर्शंस ऑफ अ डिमांड कर्व. अगर एक लाइन है उसका मैंने मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होनी चाहिए? क्यों? अरे क्या हो गया सबको? मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होनी चाहिए? जो मैं आपको सेगमेंट वाला मेथड बताया था, ए अपॉन बी. लोअर सेगमेंट भी
A है और अपर सेगमेंट B है, if A is equal to B, can I say that I am on the midpoint of the line? If I am on the midpoint of the line, can I say elasticity is 1? So every point below this point C, it will be inelastic. Every point above this point C will be elastic. Simple, यही बोल रहा हूँ. This give you an insight. हाँ, यही तो सिर्फ रह गया. ठीक है, I'll give you an insight into this. Now, so this is elasticity and total revenue along a demand curve. Now, there are other kinds of elasticities as well. कौन कौन सी elasticity होती है? We have income elasticity and we have price elasticity as well, cross price elasticity as well. Income elasticity कह रही है कि अभी हमने क्या करा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देखा था अपॉन क्या देखा था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. बट सपोज इफ आई वांट टू चेंज कि इनकम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी कितनी चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर मुझे ज्यादा पैसे मिल जाए तो मैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं कि कम कंज्यूम कर रहा हूं, और ये आपको एक डिफरेंट इंसाइट देगा गुड्स के अंदर कि वेदर अ पर्टिकुलर गुड इज अ नॉर्मल गुड और एन इंफीरियर गुड. अगर मेरी इनकम इंक्रीज होने के बाद कोई कमोडिटी कम होनी शुरू हो जाए तो वो इंफीरियर गुड बन जाता है. मैं अमीर हो रहा हूं और मैं कोई चीज छोड़ रहा हूं, दैट इज द क्लासिक केस ऑफ एन इंफीरियर कमोडिटी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल let's take the example of the kind of cooking fuel that you use at home. The type of cooking fuel that you are going to use at home can give me a huge insight into your socio-economic background. It's one of the major indicators of socio-economic background. क्यों? क्वेश्चन समझो. मैं कह रहा हूं कि जिस चीज से मैं खाना बना रहा हूं वो मुझे उस फैमिली की औकात बता रहा है. नहीं, ऑयल की बात नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूल, नॉट द ऑयल. तुम और रिफाइंड वर्जन पे चले गए. हाँ, किस तरीके से खाना बन रहा है, किस चीज पे खाना बन रहा है. हाँ, बट व्हाट डू यू थिंक द पुअर विल यूज एज कुकिंग फ्यूल? सिलेंडर इज वेरी हाई क्लास. Cow dung. It's cow dung and wood that is used for cooking, and that is why indoor pollution. Why a lot of women die. I mean, women, if you see, in general have a higher life expectancy than males. Okay, generally, that is how, and that is not just true for humans. That is true for all, almost all, in all particular flora and fauna. Okay, but it is because they are much more resilient as compared to the males. अब अगर देखो रूरल एरिया में देखते हैं तो फीमेल का कई जगहों पे हमें दिखता है कि उनका लाइफ स्पैन कम है मेल से. ठीक है, इट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस इज इंडोर पोल्यूशन दैट इज बीइंग कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस चूल्हास दैट आर बीइंग यूज्ड. अब दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी. तो जैसे ही आप थोड़ा सा गांव से सिटी के अंदर आओगे आपका काउडंग खत्म हो चुका होगा. काउडंग सिटीज में सिर्फ एक चीज के लिए यूज किया जाता है, हरियाणा बायोफ्यूल. हरियाणा नहीं भाई, अरे हुक्का हुक्का के अंदर यूज होता है भाई. ठीक है, तो पीपल फ्रॉम हरियाणा शुड नो दिस नाउ, बट दैट्स द ट्रेडिशनल. नहीं, वो एलीट वाला हुक्का नहीं. ठीक है, ये वाला हुक्का नहीं है जो तुम्हें मॉल्स में और उसमें मिलेगा. ये तुम्हें ताऊ के साथ मिलेगा. ठीक है, हाँ, जो ताऊ के साथ बैठोगे. तो अब so can I say cow dung as a cooking fuel is an inferior cooking fuel? What do you think the next transition will be? Coal. Okay, next cylinder. ठीक है, क्योंकि अब सरकार ने कहा है कि हम कौन सी योजना है वो, उज्ज्वला योजना. सरकार ने कहा हम आपको 12 सिलेंडर देंगे, सब्सिडी देंगे आपको डीबीटी में मिलती है सब्सिडी. आप खरीदो, आपको अकाउंट में वापस पैसे मिल जाते हैं 12 सिलेंडर. अब बताओ कि सिलेंडर के बाद क्या होता है? किसके घर में सिलेंडर लगते हैं? चलते ही सिलेंडर किसके घर में चल रहे हैं? पीजीज में आई एम श्योर सबके घर में सिलेंडर होगा. वेयर डू यू ट्रांजिशन आउट फ्रॉम सिलेंडर्स?
IGL gas pipelines. What is the transition after this? Inductions. Inductions, किसी भी मॉडर्न घर के अंदर जाओगे आपको आग का कंसेप्ट ही नहीं मिलेगा. अगर आप मास्टर शेफ देखोगे, कभी देखा मास्टर शेफ में शेफ चूल्हे में लगाया हुआ है कि नहीं लाइटर नहीं चल रहा है मेरा, ठीक है क्या आपके घर में क्या है? अच्छा, आग का कंसेप्ट नहीं, आग का कंसेप्ट आग का कंसेप्ट तो किसी भी घर में लगा सकते हो. बट आई एम सेइंग द न्यू एज होम्स विल नॉट हैव दिस, ठीक है, इलेक्ट्रिक वो होगा. सो आई हैव शोन यू अ चेन कि जैसे जैसे आप अमीर बनते जाओगे, जैसे जैसे आप इंटर्न से एडवोकेट, एडवोकेट से सीनियर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट से जब जज बन जाओगे तो उसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस चेंज होनी शुरू हो जाएंगी. तो दिस इज टेलिंग यू दैट द चेन ऑफ इंफीरियर गुड्स दैट आर देयर. ठीक है. नाउ नॉर्मल गुड्स आर जिनका इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन जीरो. कि आपकी अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है इंक्रीज होनी चाहिए. As long as it is greater than zero, I am not concerned. But if it is less than zero, then it is an inferior good because मेरी income increase हो रही है और मेरी quantity demanded of that particular commodity has started reducing. This will also hold true with the kind of food that you have. इस age पे you might like and you maybe lack of options that Diarrhea Street is the only street for street food. But once you transit out into becoming a successful lawyer, you might not like it because you cannot afford that risk. यार अगर ये खा लिया तो इसकी वजह से कितनी डेट्स खत्म होंगी. चल नहीं, हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों को कुछ नहीं होता, ठीक है. वी आर रेजिलियंट. सबसे रेजिलियंट क्लास जो है वो दिल्लीइट्स हैं. जब टेम्परेचर हमारा कुछ नहीं कर रहा, हम 0 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में रहते हैं, तो खाना क्या उठा है. तो वी आर वायर्ड डिफरेंटली. एंड लास्ट कंसेप्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. नाउ दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि अगर मैं किसी और कमोडिटी का प्राइस चेंज करता हूं तो मेरी क्वांटिटी पे क्या प्राइस, क्या क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है. This will tell you about whether your good is a substitute or a complement. Can you think of कि ये substitute किस केस में होगा और complement किस चीज में होगा. I have given you the formula. Percentage change in price of good 2 upon percentage change in quantity demanded of good 1. दो अलग अलग commodities हैं. एक कमोडिटी का अगर आप प्राइस चेंज करोगे तो दूसरे की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है. नाउ थिंक फॉर 2 मिनट्स एंड टेल मी ये सब्स्टिट्यूट किस केस में होगा और कॉम्प्लीमेंट किस केस में होगा. सोचो. पॉजिटिव अगर ये क्रॉस प्राइस, इफ आई राइट दिस एज EC, अगर ये पॉजिटिव होगा तो वो किस तरीके के गुड्स हैं, और अगर ये EC नेगेटिव होगा तो किस तरीके के. पहले एक सब्स्टिट्यूट अपने दिमाग में रखो और फिर सोच के देखो कि इसका प्राइस होगा तो मेरी क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. विल बी किस केस में नेगेटिव, किस केस में पॉजिटिव. अगर मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव होगा, उल्टा इंपैक्ट होगा ना. कॉम्पिटिटर है ना वो मेरा, अगर वो प्राइस बढ़ाएगा, ठीक है, तो अगर उसने प्राइस बढ़ाया, प्राइस इसने इंक्रीज किया, तो अरे पॉजिटिव ही तो है. हाँ, मुझे ही कंफ्यूज कर. हाँ, अगर इसने प्राइस बढ़ाया तो मेरी क्वांटिटी भी तो बढ़ जाएगी. अगर ये प्राइस घटाएगा तो मेरी भी क्वांटिटी कम हो गई. पॉजिटिव रिलेशनशिप. सॉरी, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 then it is substitutes. If it is less than 0 then it is complements.
कंपटीशन होगा तो अगर वो प्राइस बढ़ा रहा है तो मेरी भी तो क्वांटिटी बढ़ रही है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. नाउ ऑन दिस नोट वील एंड द क्लास. ठीक है, I will run a quick revision tomorrow of what we have done today and finish this particular chapter.